सोम भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और हमारे सूरत के विद्वत सभा सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। इस गोष्ठी का आयोजन करने का पर्पज़ यही था कि लोगों को शिविर के बारे में सूचना दिया जाए। मैं सोचता हूँ पर्याप्त सूचना दी गई है। यदि तैयार हो गए हों तो आगे ना कंडक्ट करें। अभी भी तैयार नहीं होगे तो और सुनाएंगे। तो बताइए, तैयार हो कि नहीं हो? नहीं हो तो और सुनना पड़ेगा। तैयार हो गए तो फिर अभी काम चल सकता है। ऐसे जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, अपनों से अपनी बात करना किसी शुल्क के साथ नहीं होता है। हम अपने घर में फैमिली से बात करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं। एक अपने प्यार की, अपनेपन की एक शेयरिंग है। तो गुजरात पिछले 6 महीने से एक संयोग बना और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतने सारे शिविर करने होंगे, पर यह अंदाज़ा रहता है कि यदि एक बार कहीं गए तो फिर बार बार जाना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा संभावना होती है। अपनी जो भी परिस्थितियां हैं उनमें से समय को निकाल पाना और देश भर का जो भी कमिटमेंट है उसको निभा पाना। तो मैंने शुरू में कहा था कि हमारा आने का पर्पज़ ये रहेगा कि आने वाले 2-3 साल में ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारा आना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये हमारी सफलता होगी। और मुझको लगता है कि पूर्व वक्ताओं को देख के जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये भरोसा हो रहा होगा कि हमको ज़्यादा दिन आना नहीं पड़ेगा। तो इस खुशी के साथ जो रिस्पॉन्स और जिस तरह की सारी स्थितियाँ गुजरात में पिछले 6 महीने में बनी हैं, संयोग से पुलिस, शिक्षा और समाज तीनों कंधे से कंधा मिलाकर योग संयोग से आगे बढ़े हैं। इसमें हम किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करते हैं कहाँ शिविर करना है। कोई एक शिविर होता है, उसके बाद आगे का योग संयोग अपने तरीके से बनता है। गुजरात की कुछ ताकत है, आप भी उससे परिचित होंगे, लेकिन मैंने जैसा उसको देखा कि एक तो परिवार में संबंधों की खुशबू अभी पर्याप्त मात्रा में बची है। दूसरा, आस्था की ताकत बची है, बल्कि आस्था काफ़ी अच्छे रूप में बची है। तीसरा, पैसा भी हमने काफ़ी देख लिया है। चौथा, समाज और सरकार आमने सामने खड़े हैं। अभी भारत के ही अन्य बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि शायद समाज नाम की चीज़ सरकार में विलय हो गई। विलय समझते? डिज़ोल्व हो गया है। समाज नाम की चीज़ बची नहीं है। किसी भी समाज के बड़े सम्मेलन में उसका जो मुख्य अतिथि होता है वो सामान्यतः सीएम होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसा करना कोई गलत है, लेकिन समाज का अपना एक वजूद हो। समाज सरकार के लिए हो कि सरकार समाज के लिए हो, है? समाज के ही चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में सरकार है और समाज ठीक से चले, इसी अर्थ में सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको हम सेवक भी कहते हैं। तो ऐसा जब पृष्ठभूमि को देखते हैं तो शायद ये चारों पृष्ठभूमियाँ, और इससे भी और एक अच्छी बात कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसमें कि किन्हीं चीज़ों को किसी सही दिशा में ले जाया जा सकता है। तो जो भी अनुकूलताएं हैं उन सब का सम्मान करते हुए, जो भी यात्रा गुजरात ने अभी तक की है उन सब को संभालते हुए, लेकिन कुछ और गैप्स हैं, कैसे उनको भर सकें। गुजरात के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। ये संभावनाएं यहाँ पे मंच से कहने के लिए नहीं है। ये संभावनाएं इस बिल्कुल धरती पे एक ठोस स्वरूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं जब हम इसकी पूरी बात की पूरी ताकत को देखते हैं। तो मेरे पास लगभग 2-2.25 घंटे का समय है। इसको ठीक से बात को, इंट्रोडक्शन को ठीक से रखने के लिए लगभग 3-3.5 घंटे का समय की ज़रूरत होती है। जो भी समय हमारे पास है उसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे और एक उसका जो सेंट्रल थीम है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी तक चर्चा हुई, तो नाम इस पूरी बात को रखने के लिए एक नए दर्शन का अनुसंधान हुआ जिसको कहा मध्यस्थ दर्शन। जैसा कि भारत में 6 दर्शन पहले से जाने जाते हैं। इसके प्रणेता श्री ए. नागराज,
मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो अभी अमरकंटक मध्य प्रदेश, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये भी एक संयोग है कि नर्मदा का पानी गुजरात में पहुँचा है और उससे जो भी खुशहाली आई है। और ये भी एक संयोग है कि ये ज्ञान भी अमरकंटक में उद्गम हुआ है। मेरी अपनी फीलिंग्स में कहूँ तो भौतिक रासायनिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में पानी का एक बड़ा महत्व है। सबकी प्यास बुझाता है, सारी गंदगी धो देता है और उसकी जो भी महिमा हम आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का हिस्सा है। वही भूमिका ज्ञान की हमारी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी के खालीपन को भर देती है और जो भी उसमें कषाय कलमश, जो भी उसमें नेगेटिविटी है, उसको धो देता है। तो पानी की जो भूमिका फिजिकल वर्ल्ड में है, ज्ञान की वही भूमिका हमारी ज़िंदगी में है। और संयोग है कि गुजरात का पानी, और संयोग है कि गुजरात में ये ज्ञान अमरकंटक से ही उद्गमित हुआ। आदरणीय नागराज जी, जिन्होंने लगभग 20 साल की साधना के बाद समाधि हुआ, उसकी एक लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बात सामने आई है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये पूरा का पूरा दर्शन, जिसको कि जीवन विद्या शिविर के रूप में कहा जाता है, जो कि 7 दिन के एक आवासीय शिविर के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, ये शिक्षा और व्यवस्था के विकल्प को प्रस्तुत करता है। शिक्षा और व्यवस्था के विकल्प का मतलब है कि वर्तमान शिक्षा में तमाम तरह की कमियां हैं। इसको जय कृष्णमूर्ति से लेके तमाम हमारे जितने पूर्व दार्शनिक रहे, उन्होंने कहने की कोशिश की है। तमाम हमारे शिक्षाविदों ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की है कि शिक्षा में कमियां हैं। लेकिन जब ये सवाल खड़ा होता है कि बताइए क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 5th में क्या दें, 10th में क्या दें, तो फिर हमारे पास वही एक CBSE, ICSE या जो भी बोर्ड्स हैं, उसके साथ कुछ कविता, कहानी, कुछ चीज़ें हम पढ़ा देते हैं। उससे सब करने के बावजूद भी कोई उतना बड़ा परिवर्तन जितने की एक पेरेंट्स की अपेक्षा अपने बच्चे के लिए है, जितने की एक देश की अपेक्षा अपने नागरिक से है, ऐसी कोई बड़ी अपेक्षा को पूरा कर पाने में हम समर्थ हुए। पिछले सालों में ये देखने में आया कि नहीं, कुछ बेहतर होता है, लेकिन जैसी हमारी अपेक्षा है वो तो पूरा नहीं होता है। तो ये दर्शन एक शिक्षा के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो वो हमको एक आचरण देता है। शिक्षा का मतलब है कि पशु के लिए शिक्षा की आवश्यकता है क्या? शिक्षा की आवश्यकता पशु को है कि मानव को है? शिक्षा की आवश्यकता मानव को है, क्योंकि पशु के बच्चे में पशु का संस्कार बाय नेचर है, उसको अलग से कुछ बताना नहीं पड़ता है। मैं एक छोटी सी गौशाला चलाता हूँ। एक दिन शाम को दूध निकल रहा था और मैं गौशाला में बैठा था। गाय ने बच्चा दिया। थोड़ी देर में वो बच्चा उठा, अपने आप उठ के दूध पीने लगा। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये प्रकृति की भी बनावट अपने आप में कितनी पूर्ण है। यदि गाय का बच्चा बिल्ली के बच्चे के साइज का होता तो ये दूध कैसे पीता? सोचने की बात तो है ना? ये इतने साइज का पैदा होगा कि उठ के इसका मुंह थन तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन मानव का बच्चा अपने से उठ के दूध तक नहीं पहुंचता है, उसको पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि मानव का डिज़ाइन और पशु के डिज़ाइन में बेसिक डिफरेंस है कि मानव जो कुछ भी करता है वो समझ के आधार पर करता है, कुछ जानकर कुछ मानकर करता है। इसलिए मानव को शिक्षा की आवश्यकता है, पशु को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मानव को कोई आचरण देती है। शिक्षा मानव को कोई आचरण देती है। तो बेसिक चीज है कि शिक्षा की मानव के बच्चे को आवश्यकता है। शिक्षा से किसी प्रकार का आचरण मिलता है। इस आचरण के साथ वो किसी व्यवस्था में जीता है। सत्रह डिपार्टमेंट को मुझको नहीं पता, गुजरात की हालत बहुत अच्छी होगी, है ना, लेकिन बाकी सभी राज्यों को देखते हैं तो अपने अपने तरीके से बहुत सारी परेशानियां हैं। अब ये कि हमारी जैसी व्यवस्था है कि 17 डिपार्टमेंट को कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें चोरी नहीं करनी पड़ती, हम चाहें ना चाहें। तो पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है जो अंग्रेजी काल से भारत पे शासन करने के लिए बना था। तो बेसिकली शिक्षा और व्यवस्था का मतलब है कि आदमी जन्म से जैसा पैदा हुआ, आदमी इवॉल्व होता है, उसके इवॉल्व होने के लिए शिक्षा और व्यवस्था उसकी सहयोगी हो जाए।
शिक्षा और व्यवस्था एक आदमी के इवोल्यूशन में उसके लिए सहयोगी हो जाए, ये शिक्षा और व्यवस्था का मतलब है। अभी वर्तमान शिक्षा में देखने में, वर्तमान शिक्षा और व्यवस्था की बात करें तो वो आदमी के इवोल्यूशन के लिए सहयोगी है, या जैसा एक बच्चा अपनी मौलिक प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है, एक अपने नेचुरल स्वरूप के साथ पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? जन्म से हर बच्चा न्याय चाहता है। चाहता है? दो बच्चों को, एक को कम एक को ज्यादा दे दो, तुरंत दूसरा बोलेगा कि उसको ज्यादा मिला है। जन्म से हर बच्चा न्याय चाहता है। जन्म से हर बच्चा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मतलब है कि वो सही को समझना चाहता है, वो सही करना चाहता है, वो सही बोलना चाहता है। किसी माँ के पेट से कोई बच्चा झूठ लेके पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डिस्क्रिमिनेशन लेके पैदा नहीं होता, है ना। यदि आज एक 20 साल के युवा को देखते हैं, क्या वो न्याय के साथ जी पा रहा है? क्या वो न्याय के साथ जी पा रहा है? बल्कि उसको लगता है कि न्यायपूर्वक जीने से बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस करने के लिए तो कुछ और योग्यता की जरूरत है ना। तो न्याय के नजदीक आता है बिजनेस करते हुए कि न्याय से दूर जाता है? दूर जाना पड़ता है, आप चाहो ना चाहो तो भी, है ना। वो जिज्ञासु है। अब तो उसकी जिज्ञासा इतना ही है कि कार का नया मॉडल कौन सा है ना। और अपनी तो कोई पहचान नहीं है, जॉकी की चड्डी पहनता हूं कम से कम ये तो मेरी पहचान है। आजकल आता नहीं है ऐसा, बेल्ट में ऐसा दिखाते हैं जॉकी वाला। इतनी गरीबी आएगी ये कभी नहीं सोचा था कि शर्ट पैंट तो अब आप देखते नहीं हो, कम से कम चड्डी तो देखो। ये देश जो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, है ना, आत्मज्ञान, समाज सेवा, कहाँ पहुंच गए? जॉकी की चड्डी में आ गए। अब ये सही करना चाहता है? नहीं, ये सफल होना चाहता है, कुछ भी करना हो उसके लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कह के मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी सिस्टम विशेष को दोष नहीं देता हूँ, है ना। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं कि एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। हमारे विचार हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे मेरे विचार होते हैं वैसा मैं अपने शरीर को चलाता हूं। जैसे मेरे विचार होते हैं वैसा मैं अपने शरीर को चलाता हूं। ये सॉफ्टवेयर ही यदि अधूरा है तो मैं शरीर से क्या करने वाला हूं? पूरा करूंगा कि अधूरा करूंगा? अधूरा करने के लिए मैं बाध्य हूं। तो आज थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। जितनी बात आपके सामने रखेंगे उसको कहने का आधार ये होगा कि एक सही का प्रपोजल, एक सही का प्रस्ताव जो इस अनुसंधान की रोशनी में सामने आया है उसको आपके सामने रखा जाएगा। आप उसको माने ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं है। आप माने ऐसी अपेक्षा नहीं है। जब हम 7 दिन का पूरा शिविर करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं, किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, किसी चीज का त्याग करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये करो, ये ना करो, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, ये उपदेश नहीं होगा। का मतलब है कि चाहिए शब्द 7 दिन में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो कुछ कहा जाएगा उसको आप माने ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि ये शिक्षा और व्यवस्था का विकल्प है, ऑल्टरनेट है। इससे क्या मिलने वाला है हमको? स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने का ज्ञान, विवेक और विज्ञान हमको उपलब्ध होता है, ताकि मैं अपने में, अपने परिवार और समाज में ठीक से जी सकूं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक इसको जी सकूं। तो स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने के लिए मानने से काम चल जाएगा कि जानना होगा?
जानना होगा। तो हमको चीज़ों को जानना है। जानने के लिए जो तरीका है वो जांचना है। जांचने के लिए धरती के सभी मानव में पहले से एक ताकत रखी हुई है, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण की ताकत मानव में पहले से रखा हुआ है। उस ताकत को यूज़ करना, शिक्षा और परिवार, हर बच्चे के लिए पहला शिक्षक उसका माँ बाप ही हैं, दूसरे के रूप में स्कूल के रूप में कुछ मिलता ही है। तो स्वनिरीक्षण की ताकत से मैं सही को पहचान सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझको मिल जाए, और जी के मैं सही को समझा हूँ, इसको मैं प्रूव कर सकूँ, ये आदमी के इवोल्यूशन का, ये आदमी के विकसित होने का मतलब है। तो इस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले कुछ संदर्भ मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ, जो पिछले कुछ दिनों में मेरा ध्यान ऐसा गया, तो मेरे को लगा कि चलिए, तो गुजरात की ये पहली सभा है जिसमें मैं इस बात को शेयर करके बात को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, यदि हम एक परिवार को देखें, हम सबके परिवार हैं, हम सबके परिवार में हम एक जनरल आकलन करें कि हमारा बजट कहाँ जा रहा है, भोजन पे हमारा बजट कितना है, किस किस चीज़ पे हमारा बजट कितना है। यदि एक राज्य को देखें तो बहुत सारे परिवार ही हैं, यदि एक देश को देखें तो बहुत सारे परिवारों का ही समूह है। इस तरह से यदि बजट को हम अपने परिवार से जोड़ के समझना चाहेंगे तो हम उस पर एक दृष्टि इस तरीके से डाल सकते हैं। यदि भारत को पूरा देखें तो लगभग 84 लाख करोड़ का जीडीपी है। ये आंकड़े कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, बहुत लेमैन स्टाइल से लिए हुए आंकड़े। भारत का टोटल बजट 84 लाख करोड़ का जीडीपी है, उसमें से 45 लाख करोड़ हमारे पास लोन है। टोटल लोन इस समय देश पे 45 लाख करोड़ है। हमारा ईयरली बजट 14 लाख करोड़ का है, जिसमें से कि 7 लाख रुपया टैक्सेस से आता है। 7 लाख करोड़ रुपया हर साल लोन फिर से आता है। तो इस बार 45 है तो अगली बार कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये हर बार ऐसे बढ़ेगा। और ये तो हुआ कि कहाँ कैसे आया ना, लगभग आधा टैक्सेस से, आधा लोन से, टोटल मिला के हो गया 14 लाख करोड़। खर्चा कैसे हो रहा है? खर्चे में 30% ब्याज के रूप में वापस लौट गया। 14 लाख करोड़ में से 30% कहाँ चला गया? इंटरेस्ट। 20% डिफेंस, 20% सब्सिडी जो कि अभी बढ़ने वाली है, खाद्य सुरक्षा, और लगभग देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार विशेष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करने का यहाँ कोई आशय नहीं है। हम जिस अव्यवस्था में फंस गए हैं, भाई वोट चाहिएगा, वोट लेने के लिए कोई तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिस तरीके अपनाना हमारी मजबूरी हो गई है, उस तरीके में ये सब सब्सिडी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी कि कैसे हम 2 रुपये किलो चावल मिलेगा, अब ये भी फ्री मिलेगा, अब ये भी फ्री मिलेगा, है ना। ये सब हमारी मजबूरी, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? सब्सिडीज बढ़ने से, है ना, कुछ भाग उसमें जाएगा। ये मिला के 70% हो गया। तो 70% तो टोटल बजट का नॉन प्रोडक्टिव हो गया। इसमें से 10-12% और ऐसा ही है। लगभग जो अपने को काम का मिला वो लगभग 15% के आसपास मिल रहा है, कम ज़्यादा। उसमें से आपके बहुत लोग जानते होंगे, एजुकेशन 1%, हेल्थ 1%, एग्रीकल्चर 1%, इंडस्ट्रीज वगैरह 1% में सिमट जाता है। लगभग या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, आधा एक % का फर्क होगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा, है ना। तो जितने, यदि हम समाज को देखें तो उसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं? किसी समाज को चलता हुआ देखें तो उसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। यदि समाज को देखें तो मोटे रूप में उसको इस सब की ज़रूरत है। उस सब में कितना लग रहा है? शायद लेस देन 10%। जिसमें पूरा समाज चलता है उसमें लेस देन 10%, और जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि और इसमें से भी कैसा, ये पूरा का पूरा लग रहा है, इसमें 50% तो लीकेज हो गया। इसमें से 50% तो लीकेज हो गया। उसमें से जो लगता है बाकी मिसयूज और मिसमैनेजमेंट, आधे अधूरे दिल से लगता है। तो मैं सिर्फ ये कह के किसी को दोष बिल्कुल नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन हम जिस अव्यवस्था में फंसे हैं, जहाँ फंसे हैं, उसकी पिक्चर कुछ ऐसी है।
अब ये जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर ये क्यों ऐसा हो गया है और कैसे ये ठीक हो सकता है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो चलिए, तो अभी की इन सारी स्थितियों को देखते हैं। तो ऐसा एक पिक्चर सामने आती है, एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। अभी मैं व्यवस्था को लेकर बात कर रहा हूं। जब भी व्यवस्था को लेकर बात करते हैं तो किसको व्यवस्थित करने की जरूरत है? ये सारी व्यवस्था की बात किसके लिए हो रही है? मानव के लिए। मानव को जीना है और मानव की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, और वो उसको कैसे नियंत्रित रखा जाएगा। तो यदि व्यवस्था की बात करें तो वो कब ठीक होगा? जब मानव स्वनियंत्रित होगा। इसका नाम व्यवस्था बोलेंगे। यदि मानव पर नियंत्रित होगा, पर नियंत्रित होगा तो व्यवस्था कहलाएगा कि शासन कहलाएगा? हाँ जी, आप सभी से अनुरोध यह है कि थोड़ा सा मन लगाना होगा। नॉर्मली इस तरह की सभाओं में काफ़ी मनोरंजन किया जाता है ताकि आपका मन लगा रहे। मैं मनोरंजन करने वाला कोई काम नहीं करूँगा, वो काम, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो जो कंटेंट है आपके साथ, हाँ, इसके बाद ये हो सकता है 3 घंटे का मनोरंजन एक काम हो सकता है। 3 घंटे में कुछ ऐसा जो कि लाइफ टाइम मनोरंजन की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है। मनोरंजन की आवश्यकता उन लोगों के लिए है जिनको जीना नहीं आ रहा है। जिसको अपने जीने में मजा आ रहा है उसको कहाँ मनोरंजन चाहिए? मैंने पिछले 18-20 साल में बोरियत शब्द नहीं देखा। मुझको किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मनोरंजन का मतलब है कि आपको खुशी कैसे मिलती है उसका पता नहीं है। तो कम से कम ये देश तो मनोरंजन वाला नहीं था। देखिए, तीर्थ और टूरिज्म 2 शब्द हैं। हमारे देश में क्या प्रथा रही? तीर्थ की रही कि टूरिज्म की रही? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तीर्थ और टूरिज्म में क्या फर्क है? तो तीर्थ जो है सच्चे सुख की बात करता है, जिसको पाने के बाद मनोरंजन बहुत छोटा है। टूरिज्म बहुत छोटे सुख की बात करता है ना, और जो कि आदमी की चेतना को इवॉल्व होने की तरफ ले जाता है कि नीचे गिरने की तरफ ले जाता है। मैक्सिमम टाइम वो नीचे गिरने की तरफ ले जाता है। तो हमारी परंपरा तीर्थ की परंपरा है, जिसमें नए स्थानों पे जाना होता है, नए लोगों से मिलना होता है। जाते हैं तो खाना पीना होता ही है, जाते हैं तो घूमना फिरना। तो जितना टूरिज्म में होता है उतना तीर्थ में हो ही जाता है। प्लस उससे कुछ एक्स्ट्रा भी होता है जो सही अर्थों में मेरी जिंदगी की जरूरत होता है। तो इसलिए ये भाग आपका है। आदमी स्वनियंत्रित होकर जिएगा उसको व्यवस्था बोलेंगे, कि पर नियंत्रित होकर जिएगा उसको व्यवस्था बोलेंगे? तो आदमी स्वनियंत्रित होकर जिएगा, इसका नाम व्यवस्था है। आदमी पर नियंत्रित होकर जीता है, इसका नाम शासन है। कैसा? अभी हम क्या भाषा प्रयोग करते हैं? शासन, व्यवस्था। ये शासन एकदम अलग चीज है, व्यवस्था एकदम अलग चीज है। कैसे है व्यवस्था? थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। यदि पांचों को देखें और पांचों की सिस्टम, अभी हमको ये सब देखने का मतलब यही है कि हमको उनका रूट पता चल जाए कि चीजें कहाँ से गवर्न हो रही हैं, उसका पॉजिटिव क्या है, उसका अधूरापन क्या है, ताकि हम उसके अधूरेपन से मुक्ति पा सकें। परिवार में हम कैसे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? परिवार में हम अपने बच्चों को नियंत्रित करने के लिए या एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए, पति पत्नी में, या हम पे कोई नियंत्रित कर रहा है परिवार में, तो कितने टूल्स उपयोग कर रहे हैं? भय, प्रलोभन, आस्था। परिवार में हम तीनों यूज कर रहे हैं, भय, प्रलोभन, आस्था। कैसे? एग्जाम्पल देके थोड़ी बात कर सकते हैं? हैं? बच्चा नहीं मानता तो लास्ट में बोलते हैं, देख परिवार की इज्जत की ख्याल रख। इसके सिवा और हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये हमारा अंतिम हथियार है कि देख भाई, परिवार की इज्जत का ख्याल, परिवार की इज्जत का ख्याल रखना। ये क्या चीज है? आस्था का प्रयोग है ना। 12th में इतने मार्क्स आने से गाड़ी दिलाऊंगा, है ना, और शाम को पप्पा को बता दूंगी। पप्पा ना हुए, गब्बर सिंह हो गए। पहले हमारे जमाने में पप्पा गब्बर सिंह हुआ करते थे।
आजकल बच्चे गब्बर सिंह हो गए। कितना स्टाइल बदला है। हमको अपने बचपन में कुछ मांगना होता था तो बहुत मम्मी को बताना होता था, फिर मम्मी पापा का मूड देख के अच्छे मुहूर्त में पापा को बात रखती थी, उधर से प्रस्ताव टर्न डाउन हो ही सकता है, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं थी, फिर दोबारा रखा जाएगा। अभी कैसा है, बच्चा खाना खाते खाते बोलता है पापा जरा पानी ले आना। तो अपने बचपन में हम आज्ञाकारी बेटे थे, अभी हम आज्ञाकारी बाप हैं। ये अच्छी स्थितियां हैं, इसमें कुछ खराब हो गया ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। एक वो परंपरा थी जब बोले भय बिन होय न प्रीत। ये भय बिन होय न प्रीत सुना है ना सभी लोगों ने? ये व्यवस्था का सूत्र है कि शासन का सूत्र है? ये शासन का सूत्र है। तो पहले परिवार में भी यही माना गया कि शासन पूर्वक सब कुछ नियंत्रित होगा। आज 30 साल बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने सभी टीचर्स को लेटर लिखा है कि आप हाथ में डंडा नहीं रख सकते और आप किसी को मार